नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोज़ाना। मैं हूं स्मिता सिंह। 1947 देश के इतिहास का ये वो साल है जब आज़ादी की खुशी पर बंटवारे का दर्द भारी रहा। भारत पाक विभाजन ने लाखों लोगों को कभी न मिटने वाली वो टीस दी जो आज भी याद आ जाए तो आंखें नम कर देती है। आज़ादी के 75 साल के जश्न से पहले 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश रोज़ाना के मुख्य संपादक संजय मग्गू जी ने बात की हरियाणा के पलवल शहर में बरसों से रह रहे उन भारतवासियों से जिनके जहन में बंटवारे की वो त्रासदी किसी भयंकर तूफान सी आज भी काबिज है। देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए वो पीड़ा जिससे 1947 का भारत एक लकीर खींच जाने से चीख उठा था। और इस समय मैं मौजूद हूँ पलवल पंजाबी सभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वर चंद्र अरोड़ा जी के निवास पर। ईश्वर चंद्र अरोड़ा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पलवल पंजाबी सभा के लगभग 20 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। ईश्वर चंद्र अरोड़ा जी उन शख्सियतों में शामिल हैं कि जो विभाजन के समय पश्चिम पाकिस्तान से जब विस्थापन का दौर चला था तो उस समय विस्थापित होकर वो पलवल की सरजमी पर आए थे। अरोड़ा साहब, यादें ताजा होंगी आज भी? हाँ जी। कैसा माहौल था उस समय? देखो जी, मैं उस वक्त 10-12 साल का था जी। मुझे पूरी कहानी याद है कि वहाँ हमारे जो चाचा जी थे जो लगभग 30 साल के थे, वो आरएसएस में मतलब संजाल संघ पार्टी होती थी जी, उसमें रहते थे। वो सारी बातें हमें बताते रहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है। तो जिस दिन ये डाका पड़ा, डाका कहते थे कि जो भाई मुसलमान जो है ना इकट्ठे होकर के हिंदुओं पर हमला करते थे। आज ममूरी में पड़ गया है, आज कोटछुट्टे में पड़ गया है, आज माड़ी में पड़ गया है, आज कहीं पड़ गया है। तो इतवार का दिन था। तारीख ध्यान है? तारीख क्या होगी वो? तारीख मुझे याद नहीं है। अच्छा। दिन याद है जी। इतवार था, चांदनी रात थी जी। हमारा जो मकान था वो कम से कम 100 फुट लंबा था, जिसमें हमारी 6 फैमिलियाँ 6 चाचा साहब रहते थे जी जी, जो हम इकट्ठे रहते थे। वो सारा मोहल्ला उस पर इकट्ठा हो गया और ये कहने लगे कि रात को मुसलमान डाका बोलेंगे और कानों की बालियां देवर उतार ले जाएंगे और सबके कान छिल जाएंगे। सब औरतों ने अपने गहरे उतार के लिए अपने बुजुर्गों को दे दिए जी। हमारे दादा ने सारी बहुओं में 6-7 लोगों की भाभी हमारी चाचियाँ थी, उनके जेवर उतार करके एक बोरी में और अपने नोट जो भी हमारे पास खजाना था वो सारा भर करके, तंबाकू का सच हमारे पास होता था, तंबाकू का कोठा था, उसमें जाके उन्होंने छुपा दी। उसके बाद रात भर लाठियां लेकर के हिंदू खड़े रहे अपने अपने कोठों पर के आएंगे तो मुकाबला करेंगे जी। पर वो रात को नहीं आए। तो हमारे एक चाचा जी थे, वो कचहरी में काम करते थे, कचहरिया काम जमीन का सारा वगैरह वो संभालते थे। और एक और परिवार था, ननान परिवार था जी जी। ये 2 आदमी साइकिलों पे गए डेरा गाजी खान जो हमारा जिला था जी, उसमें गए और वहाँ उन्होंने 2 बसें करी जी। वो बसें वहाँ सवेरे आ गई और बसों में जो है जितने आदमी भर सकते थे ठूस के भर दिए। जो बसें 50-60 आदमी भरते थे, 70-80 100 भर दिए, बच्चे बेटियों बैठा दिए और बसें चल पड़ी वहां से जी। रास्ते में उन्होंने मुसलमानों ने क्या किया, एक नहर पड़ती थी छोटी बम्बा जिसको कहते हैं, वो उसको तोड़ दिया। रास्ता कच्चा था और कच्चे रास्ते में बस जो है पहली बस हमारी थी, उसमें बस फंस गई और उसके बाद पिछली बस जो है वापस गांव में चली गई। उसके बाद वहाँ छुपे हुए थे मुसलमान, उन्होंने गोली एक फौजी था उसमें, उन्होंने गोली चला दी। बाकी लाठी बरसे तलवार शलवार लेकर के वहाँ फौजी वो जो पाकिस्तान मतलब मुस्लिम फौजी था या बस में फौजी? मुस्लिम फौजी। अच्छा जी। मुस्लिम फौजी था जो छुपा हुआ था उनके साथ जी। और उसने वहाँ से गोली चला दी और हम सब डरे हुए थे ही। तो उसमें फिर वो सारे तलवार शलवार लेकर के हमारी बस पे आकर डाका बोल दिया उन्होंने और मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी
मौसी की गोद में बैठा था। मेरी मौसी को उन्होंने चाकू मारा, मैं बच गया, उसको चाकू लग गया। एक हमारे जो क्लीनर था वो हिंदू था, वो दूसरे गांव का था, गदाई का था, वो उसके हाथ काट दिए और खिड़कियां खुल गई जी। दूसरे दरवाजे पर हमारे चाचा जी जो तहसील में काम करवाते थे वो बच्चे को लेकर खड़े हुए थे, उसको उनको खींच करके तलवार मार दी और उनको कत्ल कर दिया। वो आपके सामने, आंखों के सामने मंजर था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर आप चाहते तो वहां भी रह सकते थे, लेकिन मैं बताता हूँ। हाँ जी। अगर हम चाहते तो हम वहां रह सकते थे, पर हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। एक तो हम अपना धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहते थे, धर्म के लिए कि हम अपनी जान गंवा देंगे पर मुसलमान नहीं बनेंगे, ना मुसलमानों में रहेंगे जी। और दूसरा ये था कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, भाई कुछ दिन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। उस टाइम सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला था निकलते हुए? बताता हूँ जी। सरकार की तरफ से डोगा मिलिट्री आई हुई थी और वो डीडी खान से देहातों में जा रही थी, लोगों को निकाल रही थी, बचा रही थी। तो जब वो डाका पड़ रहा था, सामान समूह सब ले गए थे और उसके बाद फिर मिलिट्री जो है लगभग 1 किलोमीटर दूर के हिसाब से कोट छुट्टे को जा रही थी और वहां उन्होंने आवाज सुनी चीकर बाकर की, तो उन्होंने वहां से हवाई फायरिंग करके वो वहां पहुंचे वहां, और वो मुसलमान जो है वो डकैत जो थे जो वो भाग गए। फिर उन्होंने लाशें निकाली, 5 लाशें हमारी बस में से निकली। इसमें एक हमारे चाचा की थी, उनको जिंदा थे, उनको अपने पानी पिलाने का कोई साधन नहीं था, वो पानी चल रहा था, अपने जूतों में पानी डाल करके और उनको पानी पिलाया और फिर अपने ही एक वाहन में डाल करके और हमें भी बैठा करके बस वो रह गई और हमें वो डेरा गली खां जी ब्लॉक में आकर हमें हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट के जो रिश्तेदार रहते थे वहाँ उनको उन्होंने छोड़ दिया। हमारे भी रिश्तेदार रहते थे जी ब्लॉक में, हम वहाँ चले गए। यहाँ तक कहानी है, पीछे मैं गाँव की कहानी बताता हूँ आपको। गाँव में उन्होंने लूट मचा दी, जितना भी धन दौलत था सब लूट लिया गया और आदमी वहां जो रह गए थे वो अपना छुपते छिपाते ऊपर रहे, मिलिट्री वहां पहुंच गई। हमारे भी 5 घर के आदमी वहां रह गए थे जो कोठों पर चढ़े हुए थे। मिलिट्री वालों ने अपने लाउड स्पीकर से बोला कि हिंदू जो भी है वो नीचे आ जाओ, हमसे मारा है, हम खड़े हुए हैं। तो वो जो देख रहे थे हमारे आदमी, हमारे उसके पिताजी भी थे, बड़े भाई साहब भी थे, चाचा जी भी थे, 5 आदमी हमारे वहां रह गए थे। वो नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा सेठ जी तुम्हारी तिजोरी पड़ी हुई है, इसमें से जो निकालना है निकाल लो। उन्होंने कहा हमें तिजोरी पुजोरी की चाबी वाबी का पता कोई नहीं है, हमें तो तुम यहाँ से निकालो यहाँ से। वो डर के मारे गाड़ी में बैठ गए। हमारे पास बहुत कुछ था वहाँ, एक घोड़ी भी थी हमारे पास, जो घोड़ी जो है वो देख करके मालिक को आवाज करने लग गई। उस घोड़ी को खोल करके वो कहने के भैया किसी को देते हैं, प्यासी बढ़ रही है। एक सैयद आ रहा था जो कि भाई ये घोड़ी ले ले तो इसको रख अपने पास। उसने जवाब दिया कि मैं घोड़ी को ले जा रहा हूँ, पर तुम अगर वापस आके तो मैं घोड़ी वापस नहीं करूँगा। बोले कहा कोई जरूरत नहीं घोड़ी गाड़ी की, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ हमारे वहाँ जो गांव में फिर बाकी जो लोग थे उनको मिलिट्री ने अपने उसमें बैठा करके अपने वाहनों में बैठा करके और डेरा गाजी खां में बच्चे बचाते ले आए। हाँ, एक और है, एक हिंदू परिवार था मिल्खाई राम चंद्र राम गांधी। हाँ जी। तो वो यहाँ धर्मचंद गांधी यहाँ रहा है, आप भी जानते हो। तो उनके पिता चंदू राम थे, बाकी मिल्खाई राम के पास बंदूक थी। वो सीढ़ी में बैठ गया, उन्होंने उनका मुकाबला किया, अपने परिवार पे कोई आतंक जाने दी और उनको वो भगाता रहा। आखिरकार उनको भी वो मिलिट्री वाले उनको भी डेरा गाजी खां में ले आए।
इसके बाद वहाँ रहे, वहाँ सुनते रहते थे खबरें कि क्या हो रहा है, अब वो आज वहाँ हो गया है, आज वो रेल रोक ली है, फलाना हो गया है। वहाँ एक टीवी होता था एक पार्क में रख के और लोग बैठ जाते थे, लोग डरे हुए थे। बाकी उसके बाद फिर हमें वो वहाँ से 10-5 दिन वहाँ रहे, वहाँ से नंबर आ गया हमारा, आपने जाना है हिंदुस्तान में। तो मुजफ्फरगढ़ एक स्टेशन पड़ता था, रास्ते में दरिया सिंध था, उसमें पंटून ब्रिज था, उससे मिलिट्री के ट्रक हमें वो मुजफ्फरनगर में ले आए। उसके बाद फिर हमें, कहानी बहुत लंबी है, हम किसी न किसी तरह धक्के खाते मुक्के खाते हम अटारी पहुंच गए। अटारी में लंगर चल रहा था, रास्ते में गाड़ी भी रोक ली गई थी कि जब तो हिंदू गाड़ी छोड़ेंगे हम जब छोड़ेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। डोगरा मिलिट्री हमारी हिफाजत में हर डब्बे में 3-3, 4-4 आदमी खड़े रहते थे और उन्होंने कहा कोई बच्चा कोई आदमी हाथ बाहर सिर बाहर ना निकाले। तो ऐसा कुछ करते हम अटारी आ गए। अटारी आकर के हमने खाना वाना खाया, सरदार लोग सेवा कर रहे थे। उसके बाद तो फिर हम रोहतक वहाँ भी आए, अपने हिसार में आए, करनाल में आए, गुड़गांव आए। गुड़गांव से हमें ये हुआ कोई जो डीजी खान के आदमी है उनको गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, गुड़गांव में टेंटों में रहे। फिर पलवल भेज दिया गया, पलवल में भी यहाँ टेंट 8x8 के लगे हुए थे जी, यहाँ भी रहे महीना भर। फिर हमें जमीन मिली रसूलपुर में कि आप रसूलपुर जाओगे, तो वहाँ गए तो वहाँ भी मुसलमान चले गए थे, हिंदुओं ने उनके मकान के बाहर दरवाजे शरवाजे सब निकाल दिए को ले गए थे। पर जो हमें जमीन मिली थी हमने वहाँ से अपना वो इकट्ठा करके। हिसार की बात यह है कि हिसार में हमने मजदूरी करी, मैंने 8 आने रोज के ऊपर मैंने एक सेठ के बर्तन मांजे, हमारे पिताजी ने 1.25 रुपये में एक जिम्मेदार के यहाँ कुर्ती काटी। ऐसे ही दुख पाते सुख पाते राशन से, मिलिट्री से, गवर्नमेंट के राशन से यहाँ हम रसूलपुर आ गए। प्रधान जी एक बात और, रसूलपुर आ गए, अपने लगा कि मुल्क आ गए, वतन मिल गया, वापसी धर्म बच गया। बहुत टाइम ऐसा रहा कि पंजाबी समाज को, पंजाबियों को रिफ्यूजी के नाम से कहते थे। हमें रिफ्यूजी पीड़ा होती थी, उससे दर्द होता था, टीस होती थी कोई। भाई उस वक्त ऐसा होता था कि हम रिफ्यूजी सही, धर्म तो बचाया है, कोई बात धर्म बचाने से बड़ा रिफ्यूजी वो कहीं कोई बात नहीं, कोई अपमान नहीं है, रिफ्यूजी नहीं है। इन हिंदुओं ने भी हमारे साथ मतलब है, यहाँ जो है उन्होंने भी कई लोग ऐसे थे कि जो हमसे जलते थे। चलिए प्रधान जी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने पिछले साल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है। हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। लगता नहीं है देर हो गई है देते हुए? बहुत देर हो गई, सरकारों को पहले सोचना चाहिए था। बहुत देर हो गई, 75 साल के बाद मिल रहा है, अब तक कहाँ गए? 75 साल हो गए आज उस दर्श को झेलते हुए, और 75 साल बाद आज सरकारों को याद आई। खैर देर आए दुरुस्त आए। ये मेरे साथ थे श्री ईश्वर चंद अरोड़ा जी, पलवल पंजाबी सभा के पूर्व अध्यक्ष। वो दर्द वो टीस आज भी कई दिनों में ताजा है। चलिए आगे आपको और मिलवाएंगे किसी ऐसी शख्सियत से। और अब मैं मौजूद हूँ पलवल के जवाहर नगर कैंप में, और मेरे साथ मौजूद है मुखी बंसीलाल मुंजाल। मुखी बंसीलाल मुंजाल पलवल शहर के अंदर, खासकर कहें तो जवाहर नगर कैंप में जाना पहचाना नाम है। मुखी जी, जब देश का बंटवारा हुआ, पश्चिम पंजाब से हम विस्थापित होकर जब दक्षिण पंजाब में आए, कहें तो भारत में आए, कैसा माहौल था? आप उस टाइम में कितनी उम्र थी आपकी? उस टाइम जी मेरी उम्र थी करीबन 5.5 साल की जी। तो इतना तो मेरे को ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम बच्चे थे, माता दादी पापा भी उंगली पकड़ रखी थी हमने। तो हमें अभी चलना भी और मुश्किल थी जाता। 5 साल उसमें माहौल ही ऐसा था, जमाना ऐसा था जो आज का जमाना वो नहीं था उस टाइम। ठीक बात है, थोड़ा जमाना था उस टाइम। उस टाइम मेरे कम जब यहाँ आए थे, मेरे शरीर के ऊपर मुझे याद है कि कोई कपड़ा नहीं था। हम पहले करनाल जो उतरे, तो करनाल से उतरते हम छत पे बैठे थे रेलगाड़ी की। तो वहाँ से जैसे मेरे को कभी से उतारने लगे तो उनका हाथ मेरा हाथ से छूट गया। तो नीचे सरदार जी खड़े थे, अब हमारी जिंदगी बचनी थी, नीचे सरदार जी उन्होंने मेरे को लपक दिया। ठीक है। फिर हम आ गए, वहाँ हमारा जगह नहीं मिली वहाँ करनाल में, तो फिर हम पलवल में आ गए। पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, जो पश्चिम पंजाब था, वहाँ कौन सी जगह में रहते थे आपने? कौन सा हमें जिला होता था हमारा डेरा गाजी खां जी, और हमारा जो शहर था उसको कहते हैं कोटला शेर मोहम्मद। कोटला शेर मोहम्मद। कोटला शेर मोहम्मद।
माना हुआ नाम है वहाँ का, मानवीय हस्ती थी वहाँ के लोग, अच्छे तकड़े जिम्मेदार थे वहाँ के लोग। तो रह तो सब कुछ वहीं गया, कुछ लेके तो आए नहीं, जो लेके आए थोड़ा बहुत अगर कोई बचा भी आए तो उस टाइम खर्च हो गया। वो क्या था उस टाइम कमाई। तो मुख्य जी उस टाइम की घटना बताई हो आपके पिताजी ने या परिवार के लोगों ने, या आपको कुछ ध्यान हो कुछ? हाँ जी, तो वो बताते थे कि भाई तुम्हारे चाचा जी बच्चे प्यासे थे, हम छत पे बैठे थे, नीचे से सबने घेर रखा था, तो बच्चे प्यासे थे तो चाचा जी गए भाई चलो बाल्टी लेके भी कुएं से मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ, पानी ले आता हूँ, तो बच्चों को पानी तो पिलाऊं। तो जैसे ही नीचे पानी ले रहे थे कुएं के पास कुछ लोग जमा थे, तो उन्होंने चाचा जी को घेर लिया और मार के उसी ही कुएं में डाल दिया था। क्या नाम था चाचा जी का? पोखरदास। पोखरदास जी। हाँ जी, श्री पोखरदास। तो आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने मर्डर कर दिया, मार दिया तो उन्होंने? हमें तो पता नहीं, वो फिर पापा दादी बताती थी, रोटी भी जब दादी हम पहले कल जाए थे यहाँ, दादी अपने परिवार को रोटी थी वही बताती थी। हम कहते दादी क्यों रोटी वहीं तो अजय पुत्री ने आलू को पत्ता चाहती था बाल आवे बच्चों को कुछ पता ही नहीं, सारी घटना सारी चली। अच्छा, उसके बाद फिर समय गुजरता गया, हम स्कूलों में भी जाने लग गए। मैं पहले स्कूल नंबर 5 में पढ़ा हूँ शहर में। नहीं, पाकिस्तान की पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, जो आपके बात बता रहे हो कि चाचा जी का। हाँ, चाचा जी का। फिर वहाँ पानी लेने गए, पानी लेके चाचा जी को मार दिया। तो फिर जैसे कैसे दरवाजे हमने बंद कर दिए, फिर चाचा जी भी हम उसकी लाश को नहीं उठा सके। तो ऊपर मातम हो गया, रोने लग गए सारे कि भाई सबने कहा, बड़े बूढ़े भी थे हमारे दादाजी ने, कि रोने से क्या होता है, जो हो गया आगे की सोचो। तो इन्होंने छत पे मोड़ता था, फिर एक दूसरा दिन आ गया, जैसे रात को जैसे जागते रह गई तो बच्चे सो गए। तो दूसरे दिन की बात है, एक वहाँ का एक आदमी था, उसका नाम था इमाम बख्श। वो आया 10, 20, 25 आदमियों को लेके नीचे, लाठी कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। मेरे पापा जिसे कहता है वो तिराड़ी का पोतरा, शराफत से मान जा, नहीं तो तेरा वो हशर करूंगा जो किसी ने नहीं किया हुआ। चाहते क्या थे वो लोग? वो चाहते थे कि भाई आप मुसलमान बन जाओ। अच्छा, आप मुसलमान बन जाओ, नीचे आ जाओ। हमारे लोगों ने कहा हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मुसलमान धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो गालियां देने लग गया। तो दादाजी मेरे सुन रहे थे, उन्होंने मेरे पापा जी को एक थप्पड़ लगाया खींच के, कहता है हमारे बाल ऐसी गाली चलती थी। तो तेरे को वो इतनी माँ बहन की गालियां दे रहा है, तेरी माँ बैठी है, तेरे परिवार बैठा है तेरा, तो उनके सामने गाली सुन रहा है, देश को। मेरे फिर पापा जी ने गोली मारी उसको, तो वो ढेर हो गया। फिर उनको मजा आ गया। मतलब एक बदला आपने ले लिया जो चाचा को मारा था, पहली गोली। ठीक है। फिर मेरे दादाजी ने कही डर मत, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई केस नहीं चलेगा, तेरे को सजा आ जाएगी। हमारा तेरा भाई मारा गया, तेरे को दुख नहीं है, अभी कल की बात है। तो फिर उन्होंने 4-5 दिन फिर मजा आ गया उनको। फिर उन्होंने क्या किया, तो जो किया था क्या देखते गए, लड़ाई थी। तो बताया कितने लोग मार दिए उन्होंने? उस टाइम तो वो बताते थे कम से कम मैंने 80-85 आदमी मारे। अच्छा, पापा ने बताया। ज्यादा भी हो सकते। क्या गुस्सा था इस तरह? मतलब एक तो भाई उनका चला गया, भाई उनके तो सारे तरफ घेरे बैठे थे, वो नीचे आग लगा रखे। मतलब ये था या तो खुद अपनी जान दे और या इनकी जान ले। उनकी अपनी जान बचाने के लिए वो नीचे से उन्होंने आग लगाने की कोशिश करते थे मकान को। मकान को आग लगाने करने आते थे नीचे, जैसे उस टाइम में आग लगाते थे तो फिर जो आता था उसको नीचे से मकानों को आग। और कोई वाकया याद रहा हो तो वहाँ का कोई आपको बताया हो? आप बता रहे हो आपकी दादी जी थी। दादी भी यही 66 में डेथ हुई है उनकी यहाँ। तो वही फिर हम बड़े होते गए, फिर हम पूछते जैसे रात को सोते थे, कोई नई बात बता दादी, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहते पुत्र हूँ को क्या याद करूँ, के को रहूँ, अपने को रहूँ या पराये को रहूँ, के को रहूँ। जैसे अब लड़ाई मुझे बड़ा सुनते थे वहाँ पे कि जो महिलाओं के साथ बहुत शोषण हुआ। उस टाइम देखो जी हम बच्चे थे, हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं। अच्छा जी, बताते तो थे कि भाई औरतों को उठा ले जाते थे, जो कई ले गए औरतों को, कई बच भी गई, जो बच गई, जो पत्थर से छपने के लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो औरतों को, जो जवान औरतें हैं उनको अपने हाथों से मार दो, इज्जत तो बच जाएगी कम से कम। जो होगा कि देखा जाए बच्चों को छोड़ दो और औरतें जितनी भी जवान। फिर मेरे पापा जी ने 27 औरतों को वहाँ पे सबके आंखों के सामने गोली मारी, सबसे पहले मेरी माँ को मारी।
सबसे पहले अपनी घरवाली को मारा था, फिर मेरी चाची को मारा, दूसरी चाची को मारा, फिर परिवार में जितनी भी थी औरतें मुंजाल परिवार की जितनी बड़ी थी सब। मकसद क्या था कि इज्जत बची रहे, धर्म बचा मकसद रहे? क्या था कि धर्म नहीं जाने देंगे, इज्जत नहीं जाने देंगे, का जान चली जाए उसकी परवाह। फिर यहाँ के सबने दूसरी शादी कर दी, जितने भी हमारे वहाँ परिवार के लोग मुंजाल परिवार के नौजवान बच के आए थे, उन्होंने 70% लोगों ने कम से कम यहाँ के फिर दूसरी शादी। मुखी जी, एक चीज और रही बड़ी सालती है लोगों को, बंटवारे के बाद जब हमारा ही देश था, हाँ जी, देश भारत हमारा था। ही था, भारत हम भारत में ही थे। भारत में थे। भारत में अपने देश में रह के अपने धर्म को बचा के रिफ्यूजी बन गए हम। ये तो यहाँ के लोगों का कहना था कि रिफ्यूजी क्या पीड़ा नहीं होती थी? उस पीड़ा होती थी, पहले थोड़ी कम होती थी क्योंकि उस समय पूरी थे, हम जान पहचान नहीं थी किसी के साथ। जैसे जैसे जान पहचान होती गई, हम अपना कारोबार में बढ़ते गए, अपनी तरक्की करते गए, तो फिर जब ये रिफ्यूजी करते फिर दिल दुखता था। कोई पंजाबी कहता था, कोई पाकिस्तानी कहता था, तो उस टाइम हमारा दिल बहुत दुखता था जी। कि हम बच्चे भी थे, फिर भी हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारी उस टाइम मेजोरिटी थोड़ी थी। अब हम एक समय बदला है मुखी जी। अब हाँ, आपको ध्यान होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या लगता है, सम्मान मिला इससे? देखो, बात यह है कि मोदी जी के तो एहसान हम भूल नहीं सकते। दूसरी बात और है अभी, दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ये ऐलान किया है वो हमारी एक पंजाबियों की शान है। दूसरी बात मेरी वही बात है कि क्या देर नहीं हो गई? क्या पहले सरकारों को नहीं सोचना चाहिए था? ये देखो जी, अपनी अपनी सोच होती है, उनके मन में सोच आई, उन्होंने हमारा मान बढ़ाया, हम उनका मान बढ़ा रहे हैं। जी। तो ये थे मुखी बंसीलाल, जिन्होंने बंटवारे के इस दंश के बारे में, बंटवारे की जो पीड़ा थी, जो विभीषिका थी, उसके बारे में अपने जो उनके अनुभव थे, जो उनकी जानकारियां थी, उससे अवगत कराया। आपको और मिलाएंगे किसी और शख्सियत से पलवल शहर के अंदर ही आगे। मौजूद है शहर के मुख्य बाजार में और मेरे साथ हैं पलवल के सीनियर सिटीजन, नीमा के फेडरल यानी कि संरक्षक, इसके साथ कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। माने तो शहर के अंदर एक अपनी पहचान खुद में डॉक्टर मनोहर लाल मनचंदा। डॉक्टर मनोहर लाल मनचंदा जी, जब देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो बकौर डॉक्टर साहब उस टाइम लगभग 10 साल की उम्र रही थी लगभग। तो सर, क्या आपको उस टाइम को कुछ याद है? हमारा मुसलमानों का पीछा किया, उन्होंने मसाले उनके हाथ में थी, हम भागे भागे हमारे सिर में छोटी सलवार पहन रखी थी और एक कमीज का टुकड़ा पहन रखा था, खाली कमीज का टुकड़ा पहन रखा था। हमारा वहाँ पीछे मुसलमान भागे, हम सारे दौड़ते रहे, 6-7 किलोमीटर हमने घूमे। रात में अंधेरा का टाइम था, हमें कोई होश नहीं था, हमारे पास खाली थे, हाथ में खाली थे। वैसे पश्चिम पंजाब में जिला कौन सा था आपने? हमारा तहसील जिला टोंका जिला जेल पाकिस्तान में। तो जब वापसी हुई, यानी कि पश्चिम पंजाब से दक्षिण पंजाब में जब हम आए, मैं आपको याद भी कर दूं, जब हम 9 साल का था, उसमें 9 साल का, मेरे सामने लाशें इकट्ठी हुई, मैं अकेला 3 आदमी, हमने लाशें अपने हाथ से धोई हैं, हमारे हाथ में हमने हाथ से अपनी लाशें धोई हैं, बच्चों में निकाल करके हाथ में लाशें धोई हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, खाली थे, बिल्कुल खाली हाथ। जब हम पाकिस्तान से जब निकले आए थे, थोड़ा बहुत हमें मिल्की ने हमारी हेल्प की, हमारी मदद करी, हेल्प मिल्की ने हमें निकाला। जो कुछ भी हमारे हाथ में पैसा चला, तो जो हम हाथ में ले सकते थे हम आए, लेकिन हम बहुत दुखी थे उस टाइम। हमारी गाड़ी आगे 3 दिन मिनट कुमरी में रुकी रही, 3 दिन मिनट कुमरी भूखे प्यासे वही रहना। अगर अटारी में गाड़ी ना रोकता है, सरदार पटेल छोड़ देता, उस टाइम ना हम नहीं पी का हमारा न बचता, लेकिन वहाँ अटारी में उन्होंने गाड़ी छोड़ी, हमारी तीनों गाड़ी फिर हमें वहाँ। तो जो भी आप बता रहे थे कि गाड़ियों में से लाशें खींची अपने हाथों से, उस टाइम तो ट्रेन थी, बस थी, बस थी जी। जब बस में हमारे उन्हें लाशें कटी हैं, हमने 3-4 लड़के खड़े थे, कहे इनके लाशें निकालो, इनकी भोग। हमने 9 साल खाली उम्र में लाशें मैंने खेल के बाहर निकाली। डॉक्टर साहब, विभाजन हुआ, यहाँ विस्थापित हुए, अपने घर से दरबदर हुए,
75 बरस बीत गए लेकिन न जख्म मिटे न टीस गई। जिंदगी बुढ़ापे तक भले आ गई हो लेकिन नज़रें जब आज भी 47 की तरफ झांकती हैं तो डबडबा जाती हैं। वो हज़ारों जीवन जो उस दौरान बेमौत मौन हुए। देश रोज़ाना हर उस हिंदुस्तानी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिसकी सांसों का थमना शहादत सरीखा ही था। नमस्कार। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी